जितना मैंने उन्हें समझाया, उनसे प्रदेश के विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। अरे आप चिंता काहे कर रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, हमसे ये जो हमारा पद है वो छीन लिया जाएगा, यही ना? पार्टी के सामने आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ आप ही का चेहरा है। आपको हमारे इस प्रस्ताव से कोई एतराज है? क्या वो शारदा देवी के नाम पर समर्थन देना चाह रही थी? और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उनकी मर्जी के बिना हम उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। देखिए राजवीर सिंह जी, हम तो बस सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है जिसे बलदेव सिंह जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा, हर विधायक मंत्री पद तक पहुंचना चाहता है और मंत्री पद तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बेटा, सबके साथ अलग अलग डील चल रही है और ये बाद में सोचा जाएगा कि कब किसको मंत्री पद देना है। ये जो कुछ हुआ है हमारे इशारे पर हुआ है, लेकिन सक्सेना, मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही राकेश झा और उसके साथियों को ये समझ आना चाहिए कि असल में हम ही चुनाव चाहते हैं। अरे राजवीर जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। अरे राकेश जी, इसी बात की तो गहमागहमी चल रही है। हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। मतलब कि अभी तक बलदेव सिंह जी ने यह सोचा ही नहीं कि मुख्यमंत्री किससे बनाना है। अरे राकेश जी, पहले सरकार तो पूरी तरह गिरने दीजिए। मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा तो देने दीजिए, तब जाके बात पूरी होगी और उसके बाद सोचा जाएगा मुख्यमंत्री पद के बारे में। बैठ। क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई? उनसे क्या बात करूं शांतिलाल जी, वो अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पाए, मेरे लिए भला क्या करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर सरकार गई तो पद और पावर दोनों चला जाएगा। और इस पद को बचाने का कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा है। आचार्य जी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन तो दे रहे हैं कि प्रदेश में चुनाव कराने की नौबत नहीं आएगी, सरकार हमारी ही है। इस बात पर कितना विश्वास किया जाए, ये एक सोचने वाली बात है। और शायद राजनीति की यही परंपरा रही है कि हारने वाला आखिरी वक्त तक यही कहता है कि जीत हमारी ही होने वाली है। जिसके पास कोई समर्थन न हो वो भी यही दावा करता है कि उसके पास सारे विधायकों का समर्थन है। इस राजनीति में तो जुबानी तीर ही ज्यादा चलते हैं और अगर आचार्य जी भी जुबानी तीर चला रहे हैं तो कोई क्या करे। ये आप क्या कह रहे हैं शांतिलाल जी? क्या आपको लगता है कि प्रदेश में चुनाव होगा? अब तक यही हुआ है जो बलदेव सिंह चाहते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आगे वो नहीं होगा जो उनकी चाहत है? आप ठीक कहते हैं शांतिलाल जी, ये सारा खेल चुनाव कराने के लिए ही किया गया है। सरकार तो गिर ही चुकी है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पार्टी के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसे सीधे मुख्यमंत्री का पद दिया जा सके और उसे सारे विधायक समर्थन दें। जाहिर सी बात है मैडम, इसका मतलब यह है कि प्रदेश में चुनाव होंगे। बलदेव सिंह तो पूरे दल बल के साथ राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। बस ये समझिए कि राजनीति की नई जंग शुरू हो चुकी है और बलदेव सिंह के सामने आपकी पार्टी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आपकी बात ठीक है शांतिलाल जी, लेकिन मुझे आचार्य जी और देवव्रत जी पर पूरा भरोसा है। एक विधायक होने के नाते आप आचार्य जी से खुद बात क्यों नहीं? और आचार्य जी से नहीं तो देवव्रत जी से तो बात करिए। पूछिए उनसे कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या चल रही है।
नहीं शांतिलाल जी, एकदम से मेरा फोन करना और बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी के कहने पर लिया गया था। मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। इसीलिए तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पार्टी और पार्टी के बड़े लोगों से मिलिए, बात करिए उनसे, पूछिए उनसे। नहीं, ये जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव जीतकर विधायक बने हुए मुझे दिन ही कितने हुए हैं। इस तरह सवाल करने का मतलब ये होगा कि मुझे पार्टी पर भरोसा नहीं है। आचार्य जी और देवव्रत जी मुझे ही गलत मान लेंगे। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। पार्टी ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है जी। विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पार्टी ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। और अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो हमारी पार्टी का होगा। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम बिल्कुल चुनाव नहीं चाहते हैं जी। हम प्रदेश को चुनाव में झोंकना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह की कोई साजिश करता है तो हम उसे नाकामयाब कर देंगे जी। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार सक्सेना जी, आइए आइए, बैठिए। आप और हमारे कार्यालय, कमाल हो गई। हमने तो सुना था कि बलदेव सिंह ने आपको अपना सलाहकार बनाया है। हाँ देवव्रत जी, आप तो हमारे बड़े भैया रहे हैं। अरे हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब आपसे बिछड़ करके बलदेव सिंह के पास जा पहुंचा हूं मैं, तो लगाव तो कम हुआ नहीं है ना? हा? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं केवल एक सलाहकार हूं और पार्टी से कुछ लेना देना तो है नहीं। और अभी बलदेव सिंह के पास गए हुए जुम्मा 8 दिन हुआ है। सक्सेना जी, आपको पार्टी से लेना देना हो या ना हो, मैं जहां तक जानता हूं, आप जिसके भी साथ रहते हैं पार्टी के प्रति आप वफादार ही होते हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है। सक्सेना जी, जब आप आ ही गए हैं तो मुझे इतना बता दीजिए कि बलदेव सिंह किस रणनीति से चल रहे हैं, क्योंकि तो ये तो सब जानते हैं कि अगर ये सरकार गिरी है तो इसमें बलदेव सिंह का ही हाथ था। अरे देवव्रत जी, ये सब बातें 4 लोगों के बीच में नहीं की जाती है। ये सब बातें तो अकेले में की जाती है ना। और इसी बारे में तो आपसे हम बात करने आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आचार्य जी की रणनीति क्या है? सक्सेना जी, ये तो पार्टी की बातें हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। अपनी राजनीतिक पार्टियों की कुछ मर्यादाएं हैं, वो भी तो निभानी है। देखिए, हम कोई लुक्का छुपी का खेल खेलने नहीं आए हैं। बलदेव सिंह जी राजनीति में जाना चाहते हैं। पूरी रणनीति चुनाव को लेकर के है और हम किसी भी हालत में चुनाव होने देना ही नहीं चाहते। अरे पार्टी की बात छोड़िए, हम तो आपसे बात करने आए हैं। हा? आप जितना बोलिए उतना। बस किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। आपको मुख्यमंत्री बनने से रोकना है और फिर उसके बाद चुनाव की नौबत तो अपने आप आ जाएगी। अरे क्या सोच रहे हैं देवव्रत जी? ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और जो हमारे और आपके बीच में सौदा हो रहा है, इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होगी। बस छोटा सा तो काम है, थोड़ी सी रुकावट पैदा करनी है, और क्या? ओह, तो ये बात है। अरे भाई, राजनीति में सौदेबाजी कोई नई बात तो है नहीं, है ना? और आपकी पार्टी में कोई बड़ा दिग्गज नेता तो है नहीं। और आचार्य जी अगर किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए खड़ा करेंगे तो कोई अहरा गहरे को खड़ा करेंगे। बस आपको रुकावट पैदा करनी है।
आपको केवल ये बोलना है कि ये आदमी उस लायक है ही नहीं। उसके बदले आप जो चाहेंगे सो सब कुछ मिलेगा बड़े भैया, सब कुछ। माँ के विधायक होने की वजह से अब तक सारे लोग माँ के साथ हैं। आदित्य माँ का सहारा लेकर राजनीति में आने का सपना देख रहा है और उसके भड़काने की वजह से ही माँ को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्हें वापस लौट आना चाहिए। लेकिन अब जब माँ से ये पद भी छीन लिया जाएगा तो माँ क्या करेगी? मुझे अब आदित्य से बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के गिरने से अब ये बात तो उसके समझ में आ ही चुकी होगी कि माँ का सहारा लेकर वो कुछ नहीं बन पाएगा। राजवीर, हाँ राजवीर बोलो, किसने फोन किया तुमने? पूछने के लिए फोन किया है कि अभी भी माँ के आसपास हो या फिर किसी और को अपनी सीडी बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सबसे बड़ी सच्चाई है आदित्य कि माँ के जरिए तुम राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही माँ घर से दूर हो गई और तुम अपने आप को बेटा कहते हो। तुमने बेटा होने का कौन सा फर्ज निभाया राजवीर? मैं तो फिर भी उन्हें माँ मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ। सब बातें आदित्य, अब ये बात तुम्हारे समझ में आ चुकी होगी कि ये सरकार तो जाने वाली और अब एक ही रास्ता है चुनाव होने का। देखो, तुम तो जानते हो कि माँ चुनाव जीती थी पापा की वजह से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद तो पूरा होने वाला है नहीं। रिश्तों के बीच स्वार्थ लेकर तो तुम्हारे जैसे लोग चलते हैं राजवीर, और तुम्हारे जैसे बेटे होने की वजह से भी वो आहत। तुम्हारे जैसे बेटे न माँ बाप के अरमानों का ख्याल करते हैं और न उनकी इज्जत। अगर ऐसा नहीं होता ना राजवीर, तो तुम एक पत्नी के होते हुए किसी और लड़की को घर उठाकर नहीं लाते। अपनी हद में रहो आदित्य। हद तो तुमने तोड़ी है राजवीर। तुम्हारे जैसे बेटे माँ बाप के लिए शर्म और परेशानी की वजह बनते हैं। जिसे तुम पत्नी बनाकर उठाकर लाए हो ना, आज भी तुम्हें उसके बारे में ख्याल नहीं है। वो ना ही तुम्हारी पत्नी बन सकती है और ना ही तुम उसे पत्नी होने का अधिकार दे सकते हो, और फिर भी तुम उसे घर उठा लाए। एक बार सोचकर देखना राजवीर, जिस माँ की तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारी वजह से उनको कितनी बार खुशी हुई होगी और कितनी बार ठेस पहुंची होगी। तो तुलना करके देख लेना, उसके बाद बेटा होने का दावा करना। क्या ये बात सबको पता लग गई है कि सोनाली मेरी पत्नी बनकर भी अब तक मेरी पत्नी नहीं बन पाई है? अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जानना तो मैं भी चाहता हूं आचार्य जी, लेकिन पहले ही देर हो चुकी। जितनी जल्दी घोषणा हो जाए उतना अच्छा है। मैं भी तो देखूं कि हमारी पार्टी में वो काबिल नेता कौन है। जिंदगी एक भंवर है। आखिर इस्तीफे को कब तक टालते रहेंगे मुख्यमंत्री जी? सरकार गिर चुकी है और आपको इस्तीफा देना ही होगा। नहीं दूंगा इस्तीफा, नहीं दूंगा। इस्तीफा देकर खुद को कमजोर नहीं करना चाहता लल्लन, और इस्तीफे को लेकर संवैधानिक अधिकार मेरे पास है। मैं इस्तीफा हरगिज नहीं दूंगा। समझने की कोशिश कीजिए मुख्यमंत्री जी, हर तरफ ये सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार गिर गई है तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही होगा। बेहतर यही होगा कि एक बार आप आचार्य जी से बात कर लीजिए। आचार्य जी की क्या रणनीति है, ये बात तो समझ में आ जाएगी ना।
ये ठीक है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कहकर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आचार्य जी? देखिए, जब तक आप इस्तीफा ना दें तब तक तो आप ही मुख्यमंत्री हैं। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अब तक आपने इस्तीफा दिया क्यों नहीं? सरकार गिराने की सारी कवायद बलदेव सिंह की है आज। साजिश करके मेरी सरकार गिराई गई है और इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, आप कुछ भी कहें, हमें किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा ना। और अगर गवर्नर साहब ने कोई कार्रवाई की तो बहुत बड़ा कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है। आचार्य जी, आपकी रणनीति क्या कहती है? बलदेव सिंह के मंसूबे तो साफ हैं। वो प्रदेश में चुनाव चाहते हैं। पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठवाए, हमारी सरकार को बदनाम किया और फिर सरकार गिरवा दी। अब आप क्या चाहें? देखिए शंकर प्रसाद जी, अगर विधायकों की बहुमत आपके खिलाफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, कोई भी हटे, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारी सरकार हमारी पार्टी की हो। मेरी नजर में ऐसा कोई नेता नहीं है आचार्य जी जिसे सारे विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। जाहिर सी बात, आपकी ये कोशिशें नाकाम होनी है और प्रदेश में चुनाव होना है। मैं किसी भी कीमत पर पार्टी की छवि नीचे नहीं होने दूंगा। शंकर प्रसाद जी, गलती आप करें और उसका खमियाजा हमारी पार्टी भुगते, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये सब कहने सुनने की बातें हैं आचार्य जी। मुझे तो लगता है कि बलदेव सिंह के साथ आपकी रिश्तेदारी नहीं जुड़ सकी, लेकिन आप बलदेव सिंह के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जो वो चाहते हैं वही आप कर रहे हैं। खैर, ये तो आपकी सोच है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी सोच में जरा सी भी सच्चाई नहीं। अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता आचार्य जी, आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर चुके होते। लेकिन आप भी बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है और विकल्प सिर्फ मैं बचता हूं। लेकिन आप मेरी सरकार को बचाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। इससे साफ जाहिर है कि जानबूझकर या अनजाने में आप वही कर रहे हैं देव सिंह चाहते हैं। आप इसकी चिंता भी छोड़ दीजिए। अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जानना तो मैं भी चाहता हूं आचार्य जी, लेकिन पहले ही देर हो चुकी। जितनी जल्दी घोषणा हो जाए उतना अच्छा है। मैं भी तो देखूं कि हमारी पार्टी में वो काबिल नेता कौन है। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आएंगे तो पूछ लेंगे, हैं? हाँ। क्या बात है, कुछ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार, बैठ। आचार्य जी का फोन आया क्या? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई और उनका फोन भी नहीं आया। हम तो सोच रहे थे कि आप खुद ही उनको फोन करके बोल दिए होंगे। क्या अब आप मुख्यमंत्री पद स्वीकारने के लिए तैयार हैं?
पता है माँ जी, आज राजवीर का फोन आया था। कह रहा था अब तो सरकार गिर चुकी है, माँ विधायक नहीं रह जाएंगे। फिर क्या होगा? क्या फिर भी मैं बेटा बनकर आपका साथ दूंगा? माँ जी, भगवान ने आपको जनसेवा का एक मौका दिया, आप इसे इस तरह मत रहिए। जिंदगी एक भंवर है। नहीं मेघना जी, इसके लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप ना ज्यादा सोचिए मत, अब तो पूरा प्रदेश आपके साथ है। अरे पूरी पार्टी भी आप ही के साथ है, और फिर हम भी तो आपके साथ ही है ना। वो नमस्कार माँ जी। नमस्ते मेघना जी। नमस्ते। हाँ आंटी जी, अब तक जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं वो भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता, पर उनके मन में एक विश्वास होता है। आपको भी अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा। बेटा वो विश्वास ही तो मैं पैदा नहीं कर पा रही हूँ। मैं ठहरी घरेलू औरत। माँ जी कैसी रट लगा रखी है आप। अरे यहाँ तो वो भी नेता बन जाते हैं जिन्हें राजनीति की ABCD तक नहीं आती। और आपने तो अपने घर में राजनीति का पूरा माहौल देखा है। सबसे बड़ी बात यह है माँ जी कि राजनीति की असली समझ आप। हाँ आंटी जी, मुख्यमंत्री पद सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए। आपको इस पद को लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। पता है माँ जी, आज राजवीर का फोन आया था तो मेरा मजाक उड़ा रहा। कह रहा था अब तो सरकार गिर चुकी है, माँ विधायक नहीं रह जाएंगे। फिर क्या होगा? क्या फिर भी मैं बेटा बनकर आपका साथ दूंगा? माँ जी, भगवान ने आपको जनसेवा का एक मौका दिया, आप इसे इस तरह मत ठुकराइए। अब पार्टी आपको ये मौका दे रही है कि आप उन योजना पर अमल कर सके और आप पीछे हट रही हैं। कल को जनता तो यही कहेगी कि सरकार के विरोध में बयान देना और सलाह देना बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। लोग तो यही कहेंगे ना कि संभव नहीं था, इसलिए आप पद स्वीकारने से इनकार कर दिए। तुम मेरी पत्नी हो और मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी की हैं। फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों हैं? मैं देखो, अगर हमारे बीच में ये दूरियां रहेंगी तो फिर साथ रहने का क्या मतलब है?